देखिए, भारत के अंदर हमारे अगर सनातन हिंदू धर्म की आप बात करें या भारत के अंदर जन्मे किसी भी व्यक्ति की बात करें, मैंने दोनों बातें इसलिए कही है कि आपने मुझे इस बारे में कहा कि मैं एक योगी हूं और साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी मुख्यमंत्री हूं। दोनों में समन्वय। लेकिन योगी का भी लक्ष्य होता है लोक कल्याण का, और मुख्यमंत्री के रूप में भी मेरा दायित्व है कि मैं लोक कल्याण के पथ पर चल करके अपने राष्ट्र धर्म का निर्माण करूं। जब द्वंद्व होता है, व्यक्ति के मन में दुविधा होती है, तो व्यक्ति के सामने त्रिशंकु की तरह लटकने की स्थिति होती है। मेरे सामने कोई दुविधा नहीं है, मेरा लक्ष्य निर्धारित है, मेरा धर्म निर्धारित है। धर्म का मतलब वह नहीं जो एक सामान्य भाषा में हम लोग समझते हैं। मेरा धर्म मेरा राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म का मतलब जो मुझे मेरे कर्तव्यों के बारे में, मूल्यों और आदर्शों के बारे में मुझे सदैव सचेत करता है, वही मेरा राष्ट्र धर्म है। पूजा पद्धति, उपासना विधि, ये मेरी व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना का हिस्सा है। वह मैं कैसे करूं या किसी व्यक्ति को कैसे करना, ये उसकी स्वतंत्रता उसको है। मैं उसमें अपनी बात को थोप नहीं सकता या कोई मुझ पर अपनी बात को थोप नहीं सकता। लेकिन राष्ट्र धर्म हर एक व्यक्ति का निर्धारित है और वह सभी पर देश, काल, परिस्थिति को छुए बगैर सब पे समान रूप से लागू होता है। जो भी व्यक्ति अपने उस राष्ट्र धर्म का पालन करे, मुझे लगता है उसके लिए किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, अगर वह अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है, तो वह एक सामान्य योगी हो, सन्यासी हो, एक मजदूर हो या कोई प्रशासनिक अधिकारी या फिर किसी भी फील्ड में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, उसके लिए फिर ये सीमाएं नहीं रह जाती हैं कि समन्वय। क्योंकि जब लक्ष्य एक है और हमें उस पवित्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है, तो फिर हमारे सामने कोई भी दुविधा नहीं रहती। इसलिए जीवन में मैं यहाँ पर अभ्युदय से जुड़े हुए जितने भी हमारे युवा हैं, उन सबसे इस बारे में कहूँगा कि जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना है और जीवन में सफलता प्राप्त करने की दुविधा मत रखना। दुविधा जब भी रखेंगे तो दुविधा में दोनों गए माया मिली राम वाली स्थिति हो जाती है। और ये मैं आप सबसे भी कहूँगा कि इसका पालन जरूर करिए। किसी बच्चे से धन्यवाद कि आप इस बड़ी योजना, इस पहल को प्रारंभ किए, जिससे हम आम स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए अवसर मिला है। तो सर, हमारा ये क्वेश्चन है कि क्या हम तब तक इस योजना में लगे रहेंगे, संलग्न रहेंगे, जब तक कि हम पूर्ण रूप से यूपीएससी के लिए तैयारी न कर लें? जी सर। और सर, हम गाजीपुर से हैं, लेकिन गोरखपुर से हमारा लगाव होने के कारण हमने गोरखपुर मंडल को सेलेक्ट किया फॉर प्रिपरेशन यूपीएससी। चलिए शोभा जी, आपको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गोरखपुर के इस अभियान के साथ जोड़ करके, यद्यपि पूरे प्रदेश के अंदर है और इस कार्यक्रम
को धैर्य खोए बगैर अहर्निश प्रयास करना चाहिए। मैं भी बताऊंगा अभ्युदय योजना के बारे में, हम इसकी चर्चा करेंगे। और हमने इसमें इसीलिए दोनों सुविधाएं दी हैं कि व्यक्ति साथ क्लास अटेंड भी कर सकता है या फिर वर्चुअली भी जुड़ सकता है। अभी जैसे हमने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी का भी शुभारंभ किया है। कितना लाभ इससे होने जा रहा है, यानी दुनिया के ज्ञान को, ज्ञान की अपार संभावनाएं हैं। दुनिया के ज्ञान को एक स्मार्टफोन में आप ले रहे हैं। आज की पीढ़ी के लिए तो ये सब कुछ बहुत सहज और सरल हो गया है। इसलिए आप यहाँ पर तैयारी के लिए आए हैं। प्रयास, पूरा मेहनत करिए, प्रयास करिए, लक्ष्य निर्धारित करिए। जीवन में कहीं भी देखिए, असफलता से व्यक्ति को कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर जीवन में आपने बेहतर प्रयास किया, कहीं असफलता लगती है तो ये मान के चलिए कि कोई अच्छी सफलता, कोई अच्छी खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है, जो भविष्य के लिए आपको सचेत कर रही है। और इसलिए इन चीजों से कभी भी प्लान का रास्ता नहीं अपनाना है। न दैन्यम न पलायनम, ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। न दीनता दिखानी है और न पलायन का रास्ता अपनाना है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास करना है, और उस अहर्निश प्रयास का नाम ही है अभ्युदय योजना। इस योजना को प्रदेश सरकार ने वसंत पंचमी के दिन प्रदेश के अंदर शुरू किया है, और उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। आपकी इतनी बड़ी उपस्थिति, यहाँ गोरखपुर के युवाओं की इतनी बड़ी उपस्थिति, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत करता है। लेकिन हमें इसके प्रति बहुत सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए, और आप अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास करें। सफलता उससे प्राप्त होगी। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री, मेरा सादर प्रणाम। मैं दीक्षा पांडे। मेरा आपसे प्रश्न है कि भारत को विश्व स्तर पर सशक्तम राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी को क्या प्रयास करना होगा? दीक्षा जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति राष्ट्र निर्माण का काम केवल राष्ट्राध्यक्ष ही नहीं करता है। राष्ट्र निर्माण या कोई भी कार्य, देखिए आपका, जैसे आपका घर है, आपके पिताजी सर्विस करते होंगे, जी सर। वह वेतन आपके परिवार को मिलता है तो उससे आपका परिवार चलता है। लेकिन अगर परिवार में आपकी माताजी भोजन ही नहीं बनाएगी, क्या वेतन से ही सब काम हो जाएगा? परिवार के अन्य सदस्य भी होंगे, वो घर के कार्य में किसी न किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन करते हैं, तब घर की व्यवस्था संचालित होती है। ऐसे ही देश की व्यवस्था भी है। वह व्यवस्था, लीडरशिप हमें एक नई दिशा दे सकता है, एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन लीडरशिप के साथ साथ देश के हर एक फील्ड के कार्य करने वाले लोगों का दायित्व बनता है। और किसी भी फील्ड का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वह कर्मचारी हो, वह राजनेता हो, वह मंत्री हो, वह एक सामान्य नागरिक हो, हर व्यक्ति का दायित्व है कि जो उसके लिए निर्धारित उसके कर्तव्य हैं। देखिए, हमारा संविधान हमें हमारे मौलिक अधिकारों के साथ साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी हमेशा आगाह करते हैं। अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाए तो यह देश दुनिया की एक नई ताकत बनेगा। महाभारत में यही बात कही गई है, राजा कालस्य कारणम, यानी राजा काल का कारण होता है।
काल राजा का कारण नहीं हो सकता। राजा हम सब चुनते हैं। आज के समय में देश का प्रधानमंत्री हम सब चुनते हैं। 6 वर्षों के अंदर भारत की तस्वीर बदली है, वैश्विक मानचित्र पर भारत का सम्मान बढ़ा है। क्योंकि जब एक यशस्वी नेतृत्व देश को मिलता है, तो यशस्वी नेतृत्व उसी प्रकार के फैसले लेकर के देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करता है, उसके परिणाम भी सामने आते हैं। उससे लोक कल्याण का भी हित होता है, विकास की योजनाएं भी बढ़ती हैं, वैश्विक मंच पर नागरिकों का सम्मान भी होता है। आज जितने भी हम प्रवासी भारतीयों से बात करते हैं या भारतवंशी परिवार जो किसी कालखंड में भारत से दुनिया के किसी देश में बस गए हैं, जब उनसे बातचीत करते हैं तो बहुत पॉजिटिव उनका रिस्पॉन्स होता है, बहुत सकारात्मक उनका रवैया होता है और उनको गौरव की अनुभूति होती है कि देखिए हम सब भारत के अंदर भारत की व्यवस्था पर गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। क्योंकि हम अब दुनिया में जाते हैं तो दुनिया में हमें सम्मान मिलता है। कहां से आए हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भारत से आए हैं, तो लोग हमें सम्मान की निगाहों से देखते हैं और फिर लोगों के मुंह से निकलता है अच्छा पीएम मोदी के देश से। ये शब्द दुनिया के अंदर अगर लोगों के मुंह से भारत के नागरिकों के प्रति निकलना है आज के दिन पर, इसलिए क्योंकि उस प्रकार का नेतृत्व है। लेकिन नेतृत्व देश की जनता ने दिया है, इसलिए देश की जनता का दायित्व भी बनता है कि हम अपने नेतृत्व की मंशा के अनुरूप अपने अपने क्षेत्र में जहां भी हम कार्य कर रहे हैं, एक विद्यार्थी उसका दायित्व क्या है, वह मनोयोग से अपने पठन पाठन के साथ जुड़े। एक शिक्षक उसका दायित्व बनता है कि वह मनोयोग से अपने अध्यापन के साथ जुड़े। एक कर्मचारी समय से अपने ड्यूटी का निर्वहन करे। एक वैज्ञानिक समय से अपने शोध को आगे बढ़ाए। एक राजनेता समय से अपने सेवाओं के कार्यों को आगे बढ़ाए। हर एक फील्ड का व्यक्ति अगर अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने लग जाएगा तो दुनिया की ताकत बनने में भारत को कोई देर नहीं लगेगी और एक अच्छी दिशा में भारत ने जो प्रयास प्रारंभ किया है विगत 6 वर्षों में उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं और आगे भी उसके बहुत अच्छे परिणाम आने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के विस्तृत कार्यक्रम में से इतना समय निकला, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन युवाओं को उनके स्वर्ण भविष्य के लिए आप आशीर्वचन दिलाएं। प्रणाम सर, माननीय मुख्यमंत्री। बैठ जाए, आप बैठते हैं आराम से। आज के इस अभ्युदय कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जितने भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवा हैं, इनके इस कार्यक्रम के साथ ही मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान सिंधु का आज यहाँ पर हम लोगों ने उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है और अभ्युदय से जुड़े हुए कुछ प्रतियोगी छात्रों के साथ मैंने संवाद यहाँ पर बनाया है। मैं सबसे पहले मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को ज्ञान सिंधु डिजिटल लाइब्रेरी के शुभारंभ के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब डिजिटल युग में रह रहे हैं और डिजिटल युग में हमें इसके महत्व को समझना होगा। मैंने जो आपको पहले भी बताया कि आज की पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है, अब उसको पुस्तकों के ढेर से परेशान नहीं होने की आवश्यकता है।
बल्कि दुनिया की लाखों पुस्तकों को वह अपने स्मार्टफोन में कैद करके रख सकता है। और जो जानकारी लेना हो, एक टिक किया तो अपने आप वहां तक आपके पास वो जानकारी पहुंच गई। डिजिटल क्रांति के इस महत्व को ही जानते थे प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की बात कही थी आज से 6 वर्ष पहले। और आज हम लोगों ने कोरोना कालखंड के अंदर उसके बहुत अच्छे परिणाम भी देखे। आप देख रहे होंगे कि 1 वर्ष से देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, संकट था, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बहुत तीव्र। कोई भी व्यक्ति अगर एक संक्रमित व्यक्ति की चपेट में आ गया तो मान के चलिए कि फिर वह जितने लोगों के चपेट में, जितने लोग उसकी चपेट में आएंगे सभी संक्रमित होते हुए जाएंगे। चेन लगातार बढ़ती थी, बहुत तीव्रता के साथ बढ़ती थी। लेकिन आज कोरोना को हम लोगों ने नियंत्रण किया। इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन था, साथ साथ उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो हमने तकनीक का उपयोग करके अपनी राह को आसान किया। अन्यथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 24 करोड़ की आबादी में कोरोना को नियंत्रित करना ये तो असंभव जैसा लग रहा था। हम लोगों को कितनी सहजता हुई। पहले हम लोग सहायता बांटने के लिए जाते थे। मुझे याद है 1998-99 में गोरखपुर में बाढ़ आई थी। हम लोगों को बाढ़ कार्यों के लिए उस समय राहत सामग्री, राहत के लिए धनराशि वितरित करने के लिए गांव-गांव में हम लोग जाते थे, चेक वितरित करते थे। अब एक तहसील में सीमित कर्मचारी है, क्या एक साथ सब जगह जा पाएगा कोई व्यक्ति? नहीं हो सकता। एक साथ एक तहसील में अगर 100 ग्राम पंचायत है तो कम से कम एक एसडीएम, तहसीलदार या उनके साथ अगर हम लोग टीम लगा दें तो उस टीम को एक दिन में 1 या 2 गांव में वितरित कर पाते ना, तो कम से कम 50 दिन लगते हैं। और आज फिर वह जाएगा, व्यक्ति भी जाएगा, जिसको चेक आपने दिया वो जाता बैंक में जाता था, बैंक में जाने पे खाता नहीं खुला होता था तो फिर उसमें समस्याएं आती थी, फिर उसमें लेन देन शुरू होता था, भ्रष्टाचार बढ़ता था, बहुत सारी चीजें होती थी। आज तो कुछ नहीं, आज तो पहले से डाटा फीड है। प्रशासन ने भी यहाँ से बता दिया कि कितने लोग इस आपदा से प्रभावित हैं। एक क्लिक किया और पैसा उनके अकाउंट में चला गया। ना किसी अधिकारी को कहीं जाना है, ना हमें कहीं जाना है। एक जगह बैठ करके उन सभी को हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं कितनी चीजों को। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था बनाई, जरूरतमंदों को भोजन मिल सके। और भोजन की व्यवस्था, जहां भोजनालय थे वहां सीसीटीवी कैमरे लगाते थे। और उसको हमने जोड़ दिया था लखनऊ में राहत आयुक्त कार्यालय के साथ। आप अनुमान करेंगे एक दिन में हम लोग 12-12, 15-15 लाख भोजन पैकेट बनवाते थे अलग अलग जगह, और सारी जानकारी हमारे पास आती थी। एक एक पैकेट कैमरे में कैद होती थी और सारी जानकारी आती थी। अगर ये तकनीक नहीं होती तो क्या हम एक जगह बैठ करके मॉनिटर कर पाते और लोगों को भोजन दे पाते? तकनीक का बड़ा महत्व है और उसी का कारण है कि जनधन अकाउंट धारी 3,56,00,000 परिवारों को प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड के अंदर अतिरिक्त धनराशि दिया गया। 2,40,00,000 किसानों के खातों में पैसा गया। 87 लाख वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थियों को धनराशि उपलब्ध कराने में मदद मिली। एक साथ दे दिया गया। खाद्यान्न योजना का लाभ ई-पॉस मशीन के माध्यम से कोई भी जाएगा, अपना अंगूठा लगा करके अपना खाद्यान्न ले सकता है। ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई। तकनीक, इस तकनीक के महत्व को समझना होगा। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी के साथ अब तक अपने आप को क्यों नहीं जोड़ा? ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन देर ही सही
आज मैं वहां के कुलपति प्रोफेसर के.पी. पांडे जी को और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के जितने भी वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने वहाँ के छात्र छात्राएं हैं, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि स्मार्टफोन में आपको सब जानकारी मिल जाएगी और लाइब्रेरी की स्ट्रेंथनिंग करने में सब कुछ आप अपनी स्वयं की डिजिटल लाइब्रेरी बना सकते हैं। स्वयं के लिए एक नया वो दे सकते हैं आप। एक ज्ञान सिंधु के लिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभी जितने भी वहाँ के प्राध्यापक गण हैं, जितने भी वहाँ के छात्र छात्राएं, सबके प्रति मेरी बधाई और शुभकामनाएं। दूसरा अभ्युदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गोरखपुर कमिश्नरी में प्रदेश के अंदर सबसे अच्छे परिणाम अभ्युदय के अभी तक गोरखपुर कमिश्नरी से गए हैं और सबसे ज्यादा छात्रों ने यहाँ पर आवेदन किया। और मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे नियमित क्लासेस भी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन रुचि देने पर ये सब निर्भर करता है। ये फ्री कोचिंग है। कोचिंग में आप लोग इस बात को देखते होंगे कि कोचिंग की जो क्लासेस चलती है, एक वहां पे बाहर की फैकल्टी आती है, उसमें बहुत सारे लोग बहुत अच्छे लोग हैं, उनके पास अपनी तकनीक है, उनके पास अपनी कार्यपद्धति है, लेकिन हमने उससे अलग हट करके एक नया प्रयोग प्रारंभ किया इस बात को लेकर के। तो मैंने पहले भी कहा, एक वह जो एक जगह बैठ करके बता रहा है कि एवरेस्ट की चोटी में कैसे चढ़ना है। हो सकता है उसमें से कुछ लोगों ने चढ़ा हो, कुछ लोगों ने नहीं चढ़ा होगा। और एक वह जहां पर लोग चढ़ करके वहां पर पहुंचे हुए हैं या पहुंच करके उतर फिर उससे एवरेस्ट में चढ़ने के बाद फिर वापस सफलतापूर्वक वापस अपनी मंजिल पे आए हैं। दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति जो केवल गाइड कर रहा है कि अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, और एक व्यक्ति जो चढ़ के वापस आ गया है, उसके पास अपना व्यावहारिक अनुभव है। जीवन में भी सिद्धांत और व्यवहार का एक बहुत बड़ा महत्व है। सैद्धांतिक ज्ञान व्यक्ति को एक नई दिशा देता है और व्यावहारिक ज्ञान व्यक्ति को जीवन में सफलता प्रदान करता है। दोनों में अंतर है। दिशा देने पर व्यक्ति प्रयास करेगा तो सफलता की मंजिल तक पहुंचने में उसे कुछ हद तक सफलता मिल सकती है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान को उसने अपने जीवन का हिस्सा बना दिया तो उसको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। और यही प्रयास हम लोगों ने इसके माध्यम से प्रारंभ किया है कि हमारे अधिकारी जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने के बाद आप विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। कोई मंडलायुक्त है, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, कोई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, कोई जिलाधिकारी है, कोई स्पेशल सेक्रेटरी है, कोई डीजी है, कोई एडीजी है, कोई आईजी है, कोई एसएसपी है, कोई कंजर्वेटर है, कोई डीएफओ है, या अलग अलग उसमें काम करने वाले लोग हैं। एक और टीम है जिस टीम ने सफलतापूर्वक उस मंजिल तक पहुंच करके और वे फिर वहां से एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच करके इस समय अपने अनुभव का लाभ और अपनी दक्षता का लाभ जनता को दे रहे हैं। वे एक तो इसके बारे में इस क्लास को दे रहे हैं, इसमें फिजिकल और वर्चुअल दोनों क्लासेज जो चल रही हैं उसमें लोग लगे हैं। और दूसरा, अच्छी फैकल्टी जिनके मार्गदर्शन में लोगों ने सफलता की राह जो दिशा देने का काम पहले से कर रहे थे, दूसरा वे लोग भी इसके साथ जुड़े हैं। दोनों प्रकार के लोगों को हमने इसके साथ जोड़ा है। एक तो यह एक नया अनुभव है और इसलिए अभ्युदय नाम हमने दिया।
देखिए अभ्युदय, जब हम लोग जाते हैं भारतीय दर्शन अगर हम पढ़ेंगे तो वहां 2 शब्द आते हैं। वैशेषिक दर्शन जो हमारे 6 आस्तिक दर्शन है उसमें से एक वैशेषिक दर्शन है। उस दर्शन में धर्म की जो परिभाषा कही गई है उसमें यही कहा गया कि तो यतो अभ्युदय निश्रेय से सिद्धि स्वधर्म। अभ्युदय और निश्रेय से 2 शब्द है। अभ्युदय इस लोक के लिए और निश्रेय से परलोक के लिए। अभ्युदय यानी इस लोक में जो हमारे सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग, जीवन में सफलता का मार्ग प्रदान करने का नाम ही अभ्युदय है और इसलिए हमने नाम भी उसका नाम अभ्युदय रखा। सांसारिक उत्कर्ष में हमें सफलता की हर मंजिल तक पहुंचाने में सहायक हो सकता है वह प्रदेश सरकार की योजना का नाम ही अभ्युदय है। एक हम लोगों ने इसको इसके साथ जोड़ा। इसमें हमारे जो अधिकारी हैं या फैकल्टी है ये सब योजक का काम करेंगे। देखिए हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ योग्यता है, अलग अलग फील्ड का वो विशेषज्ञ है। जो मैंने पहले भी कहा ना कि मैं ये बोलूं कि मैं ही सब कुछ जानकारी रखता हूं, ये मेरी मूर्खता हो। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण जरूर हैं। ईश्वर ने किसी को भी ऐसा नहीं बनाया है कि वह व्यक्ति ये मान के चले कि साहब मेरे साथ कोई अन्याय हुआ। अगर एक क्षेत्र में नहीं दूसरे क्षेत्र में होगा। लेकिन शासकीय सेवा में या जीवन के किसी क्षेत्र में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक योजक के रूप में हमारे अधिकारीगण या अच्छी फैकल्टी, प्राध्यापकगण और अच्छी फैकल्टी उनका मार्गदर्शन कर सके, यह भूमिका तो योजक के रूप में उनकी होगी और उस मार्ग का अनुसरण करके सफलता प्राप्त करना ये आपका कार्य होगा। और इसमें आपको दोनों सुविधाएं हम दे रहे हैं। एक जो कि पहले चरण में सीमित संख्या है, तो सीमित संख्या होने के नाते कम संख्या में ही हमने छात्रों को, प्रतियोगी छात्रों को कोविड-19 के भी चैलेंज को देखते हुए और अन्य कारणों से भी पहले चरण में कुछ कम लोगों को लिया गया है जो साक्षात क्लास अटेंड कर सके। लेकिन साथ साथ ये भी व्यवस्था दी गई कि शेष अन्य लोग वर्चुअली जुड़ सकते हैं, उसके लिए उन्हें लिंक उपलब्ध कराया गया कि वे लोग इसके साथ जुड़ करके क्लास में क्या हो रहा है, क्या जानकारी दी जा रही है, कैसे वह उस फील्ड में आगे बढ़ सकता है, ये चीजें उसके साथ जोड़ी जा रही है। और इसमें जो भी अनुभव आएंगे उसके अनुरूप हम लोग फिर इसमें बहुत जल्दी चेंज करने जा रहे हैं, उसमें उसी के अनुसार हम लोग उसमें परिवर्तन भी करेंगे। एक चीज जो आपको देखना होगा कि हमने इस बार बजट में एक और व्यवस्था की। हमारे बहुत सारे प्रतियोगी छात्र ऐसे हैं जो अपने पारिवारिक कारणों से, पारिवारिक आर्थिक स्थितियों के कारण वर्चुअली क्लास अटेंड करने की इच्छा रखते हुए भी वह व्यक्ति हो सकता है उसके पास स्मार्टफोन ना हो, या स्मार्टफोन है भी तो स्मार्टफोन पे कितना वह निकाल पाएगा, कितना वह डाउनलोड कर पाएगा, ये सारी चीजें भी निर्भर करती हैं। हम लोगों ने एक व्यवस्था दी, हम उनके लिए पात्रता की श्रेणी एक हम लोगों ने तय की, उसके अनुसार उन्हें टैबलेट भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं कि अभ्युदय के साथ जुड़ने वाले छात्र फिजिकली क्लास अटेंड करने के लिए भी और फिजिकली के साथ अगर वह वर्चुअली कहीं भी जुड़ना चाहता है, प्रदेश के किसी भी सेंटर के साथ जुड़ना चाहता है, उसको लगता है कि इस विषय की जानकारी फलानी क्लास में अच्छी दी जा रही है, फलाना अधिकारी, फलाना फैकल्टी अच्छा जानकारी इसके बारे में दे रहा है, अच्छी उसकी व्यवस्था है, तो वह वर्चुअली भी उसके साथ जुड़ सके, ये सुविधा हम उसको उपलब्ध कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है, आप सभी उत्साह के साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक नया माहौल बनना चाहिए, एक सकारात्मक दिशा में से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अधिकारियों को और इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वे सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए जीवन में कभी हिम्मत मत छोड़िए, धैर्य के साथ सफलता मिलेगी, लेकिन जिस कार्य के लिए आप लगे हैं
पूरी तन्मयता के साथ उस फील्ड में चलिए और छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होने के पीछे कारण क्या होता है? जहां हम लोग छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करते हैं। वही अक्सर हमें भ्रम में डाल देता है परीक्षा के समय। ऐसी स्थिति ना आने पाए, ये हम लोग अभी से ध्यान देते हैं और छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देकर के अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। मुझे प्रसन्नता है कि आप सब ने अभ्युदय योजना के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम या इस अभियान को न केवल सफल आप बना रहे हैं, बल्कि हमारे छात्र छात्राओं को अपने पहले चरण में कमिश्नरी स्तर पर हम इसको दे रहे हैं। इसके परिणामों की हम समीक्षा करेंगे और उसके बाद हमारा प्रयास होगा कि अगर इसके परिणाम अच्छे रहे तो हम इसको हर जनपद स्तर पर भी उतारने के, उस जनपद स्तर पर भी कार्यक्रम को चलाने की तैयारी के लिए पूरी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर से अभ्युदय योजना से जुड़े हुए जितने भी हमारे प्रतियोगी छात्र हैं उन सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आपका मंगलमय जीवन हो और आपका पथ और सुगम बन करके आप अपने क्षेत्र में पारंगत हो, सफलता प्राप्त करें, यही मेरी आप सबके प्रति कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अपने अति व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे युवा छात्र छात्राओं को आशीर्वचन प्रदान किए जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और हमारे कुलपति महोदय, ट्रिपल MPU और मंडलायुक्त महोदय सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.